नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हादसे की ली विस्तृत जानकारी। सिविल अस्पताल में घायलों से मिले। विमान हादसे में बचे घायल विश्वास कुमार से की बातचीत। अहमदाबाद में तबाही का मंजर देखकर आहत हुए प्रधानमंत्री। भीषण त्रासदी में अपनों को खोने वालों के प्रति जताई संवेदना। एयरपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जांच शुरू। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत हादसे की हो रही जांच। एनएसजी और फोरेंसिक की टीम भी मौजूद। मृतकों की पहचान के लिए अस्पताल में हो रही डीएनए सैंपलिंग। पश्चिम एशिया में फिर से तनाव की स्थिति। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडरों की मौत। ईरान ने भी इजराइल पर दागे 100 से ज्यादा ड्रोन। और उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक लोगों का हाल बेहाल। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम ने घटनास्थल को देखा और हादसे से जुड़ी बारीकी से जानकारी ली। पीएम ने उस हॉस्टल भवन को भी देखा जो विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पीएम अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से भी मिले और उन सभी का हालचाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। विश्वास कुमार से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ।
ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। पीएम ने उन सभी का हालचाल जाना। घायलों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, क्रैश होने के बाद कई सारे लोग घायल हुए थे। इस समय हम अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में, आपको बता दें कि 32 जो घायल हैं उनका जो इलाज है वो इस हॉस्पिटल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल पहुंचे थे और जो घायल लोग हैं उनका हालचाल भी जाना प्रधानमंत्री ने। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा लगा। हमको मिल के गए, हमारी चिंता बहुत करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। यहाँ इलाज बहुत अच्छा चल रहा है और सर्विस बहुत अच्छे दे रहे हैं। कुछ बताएंगे कि ये हादसा हुआ था, जब आप बता रहे थे कि 50 फुट दूर पे थे, कैसे हुआ था अचानक? मैं जब 50 फीट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता है वो अग्नि मेरे सामने आई। हॉस्पिटल का ये कहना है कि अभी सब आउट ऑफ डेंजर हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है और बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ, तो क्या आवाज़ आया, धमाका हुआ ना, आवाज़ आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़ करने लगी थी। फिर धुआं निकला ना, फिर पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया है। आप उस समय वहीं थे जब ये हादसा हुआ था? क्या कर रहे थे उस समय? मैं उसमें खाना खा रहा था जी, मैं उस टाइम। फिर मैंने विंडोज से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है। फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे, तो हमें पता चला। बहुत तेज आवाज़ हुई एकदम से, तो देखने लगे इतने ही एकदम सारा मलबा ऊपर आ गिरा। बाहर से फिर लोग आए निकालने, तो फिर मेरे को उन्होंने निकाला। प्रधानमंत्री आप लोगों के पास आए और क्या प्रधानमंत्री बोल के गए? उन्होंने तबीयत के बारे में पूछा और हमें तो अच्छा ही लगा। उन्होंने पूछा, आके पूछा। तो ये आपने देखा, ये तमाम सर्वाइवर हैं जो इस हादसे में घायल हुए थे। इनका जो इलाज है इस समय चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे और जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी करी है और दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। घायलों में से अधिकतर खतरे से बाहर है। ताज़ा स्थिति को लेकर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी से बात की हमारे संवाददाता नीरज ने। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, जब वो क्रैश हुई उस समय कई सारे लोग उस रिहायशी इलाके में थे जो चपेट में आए और उनमें कई लोग घायल हैं जिनका सिविल हॉस्पिटल में इलाज है वो चल रहा है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर राकेश जोशी जी भी हैं। राकेश जी, अभी क्या स्थिति है, कितने यहाँ पर लोग हैं और क्या ये माना जाए सब आउट ऑफ डेंजर है? ये जहाँ पर क्रैश हुआ वो जगह हमारे स्टूडेंट की मैस है, वहाँ लोग खाना खा रहे थे और उसी बिल्डिंग पे आके ये फ्लाइट गिरी और उस टाइम पे
अफरा तफरी हुई, लेकिन पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफ़ी लोग ओपीडी बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फ़िलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर, और इस वार्ड जो C7 वार्ड है इसमें 22 लोग हैं, और हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, आसपास के लोग वाले भी है, और अगर उसमें देखा जाए तो लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है। कोई रैपिडो वाला ड्राइवर है जो कुछ देने जा रहा था वहाँ। इस हिसाब से आसपास के जो प्लेन में नहीं सवार थे ऐसे लोगों को जो इंजरी हुई, और सिविल हॉस्पिटल सबसे नज़दीक, और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई। और मैं कहूँगा कि ये लोग अभी जो आज है, कल जब दाखिल हुए थे उससे लेकर आज बेटर भी है, इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड दे आर प्रॉबेबली, एक पेशेंट हमारा अभी ICU में है, और बाकी के पेशेंट 6 पेशेंट बर्न्स वार्ड में है जिनको थोड़ा बहुत बर्न्स है, उसमें एक पेशेंट को ज़्यादा बर्न्स है। इस दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर है। तो जो केस यहाँ पर हैं, जैसे आप बर्न के केस बता रहे हैं, तो उसको लेकर इंतजाम प्रॉपर है यहाँ पर? यस, हमारे पास पूरा बर्न्स यूनिट है, एक प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, बर्न्स वार्ड है, तो पूरे इंतजामात है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस डॉक्टर है, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, एंड सारे लोग बहुत ही लागनी से जुड़ के काम कर रहे हैं, और एक एक व्यक्ति को अच्छा करके यहाँ से विदाई करने की सोच रखते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि अभी जितने लोग यहाँ पर हैं, एडमिट हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। और आप देखें कि ये वो लोग हैं, जब प्लेन क्रैश हुआ था उस समय रिहायशी इलाकों में ये लोग रहते थे, और इसमें कई सारे मेडिकल स्टूडेंट भी हैं जो उस क्रैश प्लेन की चपेट में आए थे। और इन लोगों का जो अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज चल रहा है, इलाज की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। किसी तरह की कोई जो परेशानी है वो इन पेशेंटों को नहीं होने दी जा रही। और ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का चमत्कार ही है, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ उस समय ये लोग आसपास ही थे, और लेकिन सुरक्षित यहाँ पर पहुँचे, सिविल हॉस्पिटल पास ही था, और यही कारण है कि इनका बेहतर तरीके से इलाज भी संभव हो पाया। 32 टोटल लोग हैं जो खतरे के, कह सकते हैं कि अब खतरे से बाहर हैं। 1 और 2 पेशेंट हैं जिनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनको भी जल्द से जल्द स्वस्थ करने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन ओझा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद के हालात की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय विमानन मंत्री सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। हादसे और हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अल्पकालिक त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। गुजरात ATS ने अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में एक महत्वपूर्ण प्रमाण बरामद किया है। टीम ने हादसे के स्थल से विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DVR बरामद कर लिया है। ये DVR विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाएगा। DVR बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के मलबे के बीच पाया गया। कभी कभी लोग ट्रैफिक या अन्य दूसरी वजहों से एयरपोर्ट पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और फ्लाइट छूटने के बाद लाजमी है कि लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी भूमि चौहान के लिए वरदान साबित हो गई। भूमि को कल एयर इंडिया की फ़्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जाना था। भूमि ने कहा कि उन्हें पता चला फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम। दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है।
अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग का काम चल रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो एक इमारत में लगी आग का है, जिसे अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जोड़कर साझा किया जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को फेक बताया है। दरअसल ये वीडियो दिल्ली के द्वारका स्थित एक इमारत में हुई आगजनी का है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ऐसी अफवाहों से बचने की सलाह दी है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ज़रूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बोइंग के सीईओ केली ऑर्टबर्ग ने कहा है कि हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के प्रियजनों के साथ साथ अहमदाबाद में प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से बात की और पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बोइंग भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नेतृत्व में जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर व्यापक हमले किए। राजधानी तेहरान समेत कई रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने कहा कि उसने तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अपने अभियान की शुरुआत की। इस बीच ईरान ने पुष्टि की है कि इन हमलों में उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जिससे तेहरान की रक्षा और परमाणु कमान को गहरा झटका लगा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने तेहरान पर किए गए व्यापक हवाई हमलों में ईरान के 3 सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को मार गिराया है, जिसमें ईरानी सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बागेरी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी, खातम अल अनबिया के कमांडर गुलाम अली राशिद कमांडर शामिल हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत अंजाम दी गई है। पहला हमला तनज़ और खुंडाव जैसे संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठानों पर भी हुआ। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान ने हमलों के तुरंत बाद करीब 100 सशस्त्र ड्रोन इजराइल की ओर दागे, जिसमें उसने अधिकांश ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी ने इसे जघन्य अपराध बताया और कहा कि इजराइल को कठोर सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। ये सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि इन हमलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही ईरान को चेताया कि वह क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना न बनाए। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य हालात को देखते हुए इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही इजरायली अधिकारियों व होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। अभिनेता कमल हसन की फिल्म द ठग लाइफ की कर्नाटक में स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एम महेश रेड्डी ने अपनी याचिका में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले संगठनों की धमकियों को देखते हुए सिनेमाघरों को सुरक्षा देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि असामाजिक तत्वों की तरफ से खुलेआम धमकियां मिल रही हैं कि अगर तमिल फिल्म दिखाई गई तो थिएटरों में आग लगा दी जाएगी। राज्य सरकार अराजक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान
अभिनेता कमल हासन ने एक बयान दिया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। इस टिप्पणी ने कर्नाटक में व्यापक विरोध को जन्म दिया। कई संगठनों ने इसे अपमानजनक करार दिया, जिसके बाद राज्य में फिल्म की रिलीज को लेकर विरोध शुरू हो गया। लद्दाख के द्रास में भारतीय सेना ने टोलोलिंग एक्सपीडिशन के साथ आज ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई। ये सभी कार्यक्रम 26 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे, जिनका उद्देश्य राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों की अदम्य भावना, बलिदान और साहस को सम्मानित करना है। ये एक ऐसा दिन है जो समस्त देशवासियों के दिलों में गौरव और श्रद्धांजलि के भाव से अंकित है। ये वह दिन है जब 1999 में भारत ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत पाकिस्तानी घुसपैठियों को वहां से भागने के लिए विवश करके देश की रणनीतिक चोटियों को फिर से प्राप्त किया था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार आज भीषण लू और धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, लेकिन आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। साथ ही बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। 14 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की संभावना के बावजूद कल के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके साथ 15 से 18 जून तक मौसम में स्थिरता रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश संभव है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आज दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी किया है। मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव के लिए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने और अधिक पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बारिश की बात करें तो कोंकण, गोवा, कर्नाटक में बहुत तेज बारिश की चेतावनी है। इन राज्यों के कई स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाई रूपाणी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे में विजय भाई रूपाणी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि ये कल्पना से परे है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। प्रधानमंत्री ने विजय भाई रूपाणी के परिवार से मिलने के बाद कहा कि विजय भाई रूपाणी ने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगन से काम किया। हम जानते हैं अहमदाबाद में हुए कल भीषण विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय भाई रूपाणी भी उसमें थे। 241 यात्रियों में शामिल थे विजय भाई रूपाणी, जिनकी इस विमान दुर्घटना में जान गई है। प्रधानमंत्री ने विजय भाई रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी विजय भाई रूपाणी एक लंबे समय से उनके राजनीतिक सफ़र के साथी रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विजय भाई रूपानी ने कई काम किए हैं। ये कल्पना से परे है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने परिवार से मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में अपने उस भाव को व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लंबा राजनीतिक सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय भाई रूपानी का रहा है। व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। संबंधों की नज़दीकियों के साथ उन्होंने इस बात को जाहिर करा अपने ट्वीट में कि कितना पीड़ादायक है उनके लिए विजय भाई रूपानी का जाना। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।